नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से जिस विषय का संचालन कर रहे थे वो जियोग्राफी था, और जियोग्राफी में हम लोगों ने सोलर सिस्टम पे पूरा बातचीत कर चुका है। आज जो हम लोगों की टॉपिक चलेगी वो पृथ्वी ग्रह से रिलेटेड होगी, और स्पेशल हम लोग एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करेंगे, पृथ्वी की गतियां पे। हम लोगों की जो आज टॉपिक होगी वो पृथ्वी की गतियां होंगी, और देखेंगे पृथ्वी अपने गति के वजह से किन किन घटनाओं को जन्म दे रही है। तो पृथ्वी की गति क्या होती है और इसकी गतियों के वजह से क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, जरा उन मुद्दों पे हम लोग करते हैं बातचीत। उससे पहले हम आपको एक फिगर ड्रा कर दे रहा हूं, और उस फिगर के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की गतियां जो है वो क्या है। तो एक छोटा सा मैं फिगर ड्रा करता हूं, आप लोग भी साथ ही साथ अगर हो तो आप लोग भी फिगर को ड्रा कर लें तो शायद अच्छा ही होगा। हम यहाँ ले लेते हैं सूर्य, यहाँ पे हम ले लेते हैं सूर्य, यहाँ ले लेते हैं एक पृथ्वी को ले लेते हैं पृथ्वी, यहाँ भी एक पृथ्वी को हम लोग ड्रा कर लेते हैं, पृथ्वी को ड्रा कर लेते हैं, यहाँ भी एक पृथ्वी को ड्रा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ भी एक पृथ्वी को ड्रा कर लेते हैं, और एक पृथ्वी हम लोग यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। और इसको क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं और देखते हैं पृथ्वी की गतियां से संबंधित करते हैं मुद्दों पे हम लोग बातचीत। क्या है पृथ्वी की गतियां। तो ये जो फिगर आप लोग ऐसे ड्रा कर लीजिएगा, और ये घटना जो घटित हो रहा है, ये घटना कब घटित हो रहा है मैं अभी इसको भी बता देता आपको। ये सब टोटल चारों दिशाओं में जो लगी हुई है ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पे अपना एक लाइन भी हम लोग खींच लेते हैं। टोटल लाइन को आप लोग ले लीजिएगा, यहाँ विषुवत कर्क और मकर रेखा को हम लोगों को लेना है, तो इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पे ले लीजिएगा एक लाइनिंग 21 जून की स्थिति, और यहाँ ले लीजिएगा एक लाइनिंग, और यहाँ लीजिएगा एक लाइनिंग, फिर यहाँ एक लाइनिंग लेते हैं हम लोग, और एक लाइनिंग यहाँ लेते हैं। बीच की लाइन को ना हो तो हम लोग ड्रा कर लेते हैं दूसरे कलर से, इसको हम लोग दूसरे कलर से ड्रा कर लेते हैं। ये जो लाइनिंग है ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ये हमारा कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये जो है हमारा ये मकर रेखा है, मकर रेखा है, मकर रेखा। ठीक खूब वैसे इधर हम लोगों को करना है, बिल्कुल इधर मकर रेखा पे हम लोगों को ले चल के सूर्य के प्रकाश को गिरा देना है। यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश ले लेते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ले लेते हैं। यहाँ पे आर्कटिक ले लेते हैं, कर्क ले लेते हैं, और यहाँ पे अंटार्कटिक ले लेते हैं, और मकर को ले लेते हैं, मकर रेखा को ले लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश को यहाँ ले चलेंगे। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश को यहाँ मैंने लाया। यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो लाइनिंग ये है, ये हम लोगों का 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री। ये जो है हम लोगों का ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और ये जो है हम लोगों का ये मकर रेखा है, मकर रेखा। अभी फिगर आप लोग हो सकता है समझ पाए, इसको हम एक अलग फिगर से भी ड्रा करके आपको बताएंगे। फिर इसके बाद हम लोग 2 और ले लेते हैं, 2 और हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री कर्क और मकर, यहाँ पे इसको ले लीजिएगा, ये 0 डिग्री अक्षांश इसको बोलिएगा, 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा। ये है हम लोगों का कर्क रेखा, और ये है हम लोगों का मकर रेखा, मकर रेखा। फिर ऐसे हुबहू यहाँ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे और यहाँ पे कर लेते हुबहू ऐसे। एक लाइनिंग लीजिएगा, एक यहाँ लीजिएगा, एक लाइनिंग यहाँ और एक यहाँ। इस लाइनिंग को लिखिएगा कर्क, कर्क, और इसको लिखिएगा 0 डिग्री, और इसको लिखिएगा मकर, मकर। और ये जा रहा है 0 डिग्री अक्षांश पे, यहाँ जा रहा है मकर रेखा पे, यहाँ आ रहा है 0 डिग्री अक्षांश पे, और यहाँ आ रहा है कर्क रेखा पे। इस बात को होल शब्दों में हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। होल शब्दों में हम
यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा आपको पूरी बातों को। तो आप देखिएगा यहाँ पे हम पूरी बातों को बताने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों को कर्क रेखा मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को मकर रेखा मिलेगा, यहाँ आर्कटिक मिलेगा, यहाँ नॉर्थ पोल है, और यहाँ अंटार्कटिक मिलेगा, यहाँ साउथ पोल है। तो ये यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। यहाँ आप लोग लिखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। यहाँ पे लिखिएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे लिखिएगा 23.5 डिग्री साउथ। फिर यहाँ लिखिएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ लिखिएगा 66.5 डिग्री साउथ। ठीक, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। इसका हम इधर नामकरण कर देते हैं, फिर हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। इसके सामने लिख दीजिएगा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। यहाँ लिखिएगा कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे। इधर 23.5 डिग्री साउथ पे लिखिएगा मकर रेखा, मकर रेखा। फिर यहाँ 66.5 डिग्री नॉर्थ पे लिखिएगा आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। और यहाँ 66.5 डिग्री साउथ पे लिखिएगा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। इतनी बातों को आप ड्रा करिएगा। इस फिगर को हम यहीं पे अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा पूरा। और इस डेट को यहाँ डाल लीजिएगा 21 जून, यहाँ लिख लीजिए 21 जून की घटना घट रही है कर्क रेखा पे। यहाँ 21 जून, 22 दिसंबर, यहाँ 22 दिसंबर को घटना घट रही है मकर रेखा पर, सूर्य जा रहा है। फिर इधर 21 मार्च लिख लीजिएगा, 21 मार्च दक्षिणी गोलार्ध में, और इधर लिख लीजिएगा 23 सितंबर, 23 सितंबर। करते हैं क्लास की, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। पहले मैं बातों को समझा दे रहा हूँ, पूरी बातों को समझा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ परीक्षा के नजरिए से सवाल कैसे आएंगे। यहाँ भी भरना है, लेकिन मैं यहाँ भर नहीं रहा हूँ। जैसे यहाँ ग्रीष्म ऋतु हम लोगों को उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, और यहाँ पे हम लोगों को नीचे जो है वहां पे हम लोगों को शीत ऋतु मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ ग्रीष्म ऋतु मिलता है दक्षिणी गोलार्ध में और शीत ऋतु मिलता है उत्तरी गोलार्ध में। इस बात को ना हो तो आप लिख लीजिएगा। फिर इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो यहाँ मिलेगा बस शरद ऋतु मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा बसंत ऋतु। यहाँ शरद ऋतु मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध में, और यहाँ बसंत ऋतु मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में। आप चाहे तो इस बात को वीडियो रोक के ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस अभी भर जाएगा तो मुझे समझाने में बड़ी समस्या होगा, इसलिए इस बात को लिख लीजिएगा। नहीं भी लिखते हैं तो घबराइएगा नहीं, अभी मैं जब लिखूंगा तो लिख के आपको बता दूंगा कैसे आपको पेस्ट करना है। फिलहाल मैं मुद्दे को लेकर कंटिन्यू करता हूँ। पृथ्वी की गतियां चैप्टर को लेकर के हम इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्या क्या बताते हैं, ये जरा गौर से समझिएगा। 4 फेज में करके मैं बातों को बताऊंगा। पहला फेज बताऊंगा कि पृथ्वी की गतियां ये क्या हैं। दूसरा फेज बताऊंगा कि पृथ्वी की गति से दिन रात का बड़ा होना छोटा होना क्यों होता है। तीसरी फेज में बताऊंगा क्यों 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। और चौथे फेज में बताऊंगा पृथ्वी की जो गति होती है उनके गति से ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं। तो ये 4 मुद्दों पे मास्टर आपसे बातचीत करने वाला है। इतनी बातों को आप याद रखिएगा। मैं अपनी पहली मुद्दे को लेकर चल रहा हूँ बताने के लिए पृथ्वी की गतियां से संबंधित बातों को, तो जरा समझने की कोशिश करिएगा आप। सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये देखना है कि जो पृथ्वी की गतियां होती हैं, यहाँ से आप फिगर के नीचे यहाँ से नोटबुक बनाने का काम शुरू कर दीजिएगा। फिर मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। जो पृथ्वी की गतियां होती हैं, पृथ्वी की गतियां जो होती हैं, गतियां ये 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। ये 2 प्रकार की पृथ्वी की गति कौन कौन सी होती है, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो गति होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट करता है। अपने अक्ष पे एक तो रोटेट करेगा, सपोज करिए ये पृथ्वी है, तो ये अपने अक्ष पे ऐसे रोटेट कर रहा है, अपने अक्ष पे ऐसे रोटेट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति। इसको बोलते हैं हम लोग घूर्णन गति।
और घूर्णन गति को हम जियोग्राफी के लैंग्वेज हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिभ्रमण गति बोलते हैं, परिभ्रमण गति। 1 मिनट जरा इसको ध्यान दीजिएगा। जो घूर्णन गति होता है इसको हम लोग बोलते हैं परिभ्रमण गति, और इस घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी पे दिन रात होता है, इसीलिए इसको एक भाषा में कहा जाता है दैनिक गति। यानी कि जो पहला है पृथ्वी की गति में वो क्या है? अपने अक्ष पे घूमता है, तो इसको घूर्णन गति कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति कोई भूगोल के भाषा में हम लोग बोलते हैं परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति। और इस घूर्णन गति की वजह से दिन रात होता है, इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, और वो है दैनिक गति, दैनिक गति है। दूसरा जो पृथ्वी की गति दिखाई देती है वो क्या है? वो अपने अक्ष पे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, और दूसरा ऐसे घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर ऐसे रोटेट करती है, ऐसे सूर्य के चारों ऐसे घूमती रहेगी। एक तो अपने अक्ष पे ऐसे घूमती रहेगी, और ऐसे घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमती है। तो एक तो अक्ष पे घूम रही है तो घूर्णन गति हुआ, और दूसरा सूर्य के चारों ओर जो रोटेट करती है उसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण गति बोलते हैं, परिक्रमण गति। यानी कि परिक्रमा करती है चारों ओर, परिक्रमण गति बोलते हैं। और इसके परिक्रमा करने की वजह से क्या होता है? 1 साल होता है, 1 वर्ष होता है, इसीलिए इसको वार्षिक गति भी बोला जाता है, वार्षिक गति भी बोला जाता है। अभी आप क्या समझे? अभी बस आप ये समझे कि पृथ्वी जो है एक तो अपने अक्ष पे रोटेट करती है तो घूर्णन गति कहते हैं, और इसके रोटेट पे नाचने की वजह से दिन रात होता है, इसलिए इसको दैनिक गति कहते हैं। और परिभ्रमण गति अपने अक्ष पे भ्रमण करती है तो इसको परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। दूसरा मैंने बताया कि अक्ष पे नाचती है, और अक्ष पे नाचते नाचते ऐसे सूर्य के चारों तरफ भी ऐसे नाचती है। तो जो सूर्य के चारों ओर नाचती है इसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण गति, परिक्रमा करती है किसी के चारों ओर, यानी सूर्य के चारों ओर। और इसके परिक्रमा करने की वजह से क्या होता है? 1 साल होता है, 1 वर्ष की घटना घटती है, इसलिए इसको वार्षिक गति भी कहा जाता है। और जो वार्षिक गति होती है साहब, इसी वार्षिक गति के वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम चल रहे हैं अपने मुद्दे पे और फिगर की स्थिति में बताते हैं। जरा गौर करिएगा हमारी बातों को, सारी बात पहले मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद लिखता हूँ कैसे कैसे आपको लिखना है। पहले आप समझ लीजिएगा, पहले सारी बातों को समझिएगा। हम पहले 0 डिग्री अक्षांश रेखा से लेके चलना बताने, इसमें बता रहा हूँ, अभी इसमें बताऊंगा उसी बात को इसमें बताऊंगा। एक ही पृथ्वी है, 4 कंडीशन में वो पहुंच रही है, तो यहाँ जरा समझिएगा बातों को। एक पृथ्वी 4 कंडीशन में पहुंच रही है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ये सपोज करिए ये 21 मार्च है, ये क्या है? 21 मार्च है, 21 मार्च है। और यहाँ पे मैं गोला ले रहा हूँ, ये है 23 सितंबर की स्थिति, 23 सितंबर। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की चमक कहाँ जा रही है? जी देख लीजिए आप, 0 डिग्री अक्षांश पे यहाँ भी जा रही है, 0 डिग्री अक्षांश पे यहाँ भी जा रही है। इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश पे हमने क्या किया है? 21 मार्च को भी रख दिया और 23 सितंबर को भी रख दिया। 21 जून को सूर्य का जो प्रकाश है वो किस रेखा पे जाके गिर रहा है? ये रेखा कौन सा है? ये रेखा कर्क रेखा है। तो 21 जून को सूर्य का प्रकाश कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 21 जून। और 22 दिसंबर को देखिए सूर्य की प्रकाश किस रेखा पे जा रही है? जो सूर्य की प्रकाश 22 दिसंबर को सूर्य की प्रकाश किस रेखा पे जा रही है? इस रेखा पे आ रही है, इस रेखा पे। और ये रेखा क्या है? मकर रेखा है। तो मैं यहाँ ला देता हूँ, यहाँ पे 22 दिसंबर लिख देता हूँ, 22 दिसंबर। बातों को जरा गौर से समझते चलिएगा आप, हो सकता है थोड़ा दिखे ना आपको, लेकिन इसीलिए इसको मैं जूम करके यहाँ किया हूँ। मेरा कहने का बस आशय है कि सूर्य का 2 बार प्रकाश कहाँ आ रहा है? एक बार 21 मार्च को, एक बार 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे आ रहा है, 0 डिग्री अक्षांश पे। 21 जून और 22 दिसंबर, 21 जून को कर्क रेखा पे जा रहा, 22 दिसंबर को मकर रेखा पे जा रहा। समझिएगा, पहले मैं बताने चल रहा हूँ 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति क्या है। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पे झुकी हुई है, और झुके होने के वजह से पृथ्वी का जो प्रकाश होता है, पृथ्वी झुकी हुई है, झुके होने की वजह से पृथ्वी का जो प्रकाश होता है वो विषुवत रेखा पर
ज्यादा समय तक नहीं रुक पाता, यानी कि सामान्यतः विषुवत रेखा पे तो 2 बार वो आता है, लेकिन सिर्फ विषुवत रेखा पे ही नहीं चमकता। होता क्या है, क्या होता है घटना जरा देखते हैं हम लोग। 21 मार्च और 23 सितंबर इन दो स्थितियों में सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है, 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत चमकता है। और 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत चमकने के नाते दिन और रात की स्थिति जो करता है वो बराबर करता है। दिन और रात की स्थिति क्या करता है, बराबर करता है। यानी कि एक बात हम लोगों को ये समझ में आया कि 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है और दिन रात बराबर करता है। 21 मार्च की जो स्थिति होती है, इस 21 मार्च की स्थिति को क्या कहा जाता है, बसंत विषु कहा जाता है। और 23 सितंबर की स्थिति को क्या कहा जाता है, शरद विषु कहा जाता है। यानी कि 21 मार्च को बसंत विषु का मतलब ये हुआ कि बसंत मौसम का आगमन उत्तरी गोलार्ध की तरफ देने जा रहा है। तो बसंत विषु और शरद विषु, अभी ये जो बातें हैं अभी मैं यहाँ उसको करता हूँ। अभी मैं बस रोटेटरी दूसरे फेज को लेके चल रहा हूँ, रोटेट करा रहा हूँ अर्थ को, क्योंकि ये कहीं मैं सब बात को अगर बताने लगूंगा तो एक समझ नहीं आएगा। तो अभी मैं एक फेज ये बताया कि सूर्य की प्रकाश जो 21 मार्च 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे चमक रहा, 21 जून को कर्क रेखा पे चमक रहा, 22 दिसंबर को मकर रेखा पे चमक रहा। यहाँ आप मिला सकते हैं 21 जून 22 दिसंबर 21 मार्च 23 सितंबर को कहाँ चमक रहा, विषुवत रेखा पे, देखिए 0 डिग्री पे। 21 जून को कहाँ चमक रहा, कर्क रेखा पे। 22 दिसंबर को कहाँ चमक रहा, मकर रेखा पे। बिल्कुल वही चीज है। अब 21 मार्च 23 सितंबर को यहाँ सूर्य की प्रकाश क्या हो रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ रही है। तो दिन और रात की स्थिति क्या कर रहा है, यहाँ पे बराबर कर दिया। इतनी बात समझ आया। अब यहाँ से क्या हो रहा, सूर्य 1-1 डिग्री 1-1 डिग्री 1-1 डिग्री 1-1 डिग्री क्या कर रहा, आगे बढ़ रहा उत्तरी गोलार्ध की तरफ। यानी सूर्य उत्तरायण हो रहा, उस कहते हैं सूर्य, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, इस 0 डिग्री के ऊपर का जो हिस्सा, यहाँ देखिएगा, मान लीजिए 0 डिग्री है, तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे का जो हिस्सा है इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यानी कि सूर्य अगर इधर जा रहा तो क्या बोलेंगे, उत्तरायण, और सूर्य जब इधर आ रहा तो क्या बोलेंगे, दक्षिणायन। सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में आएगा तो कहेंगे सूर्य दक्षिणायन हो गया। सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो कहेंगे सूर्य उत्तरायण हो गया। ठीक। 21 मार्च के बाद सूर्य जो है 1-1 डिग्री 1-1 डिग्री क्या करता है, आगे बढ़ता है उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ दिन रात 0 डिग्री बराबर कर रहा था ना। अब 0 डिग्री पे दिन रात बराबर कर रहा था, तो यहाँ से 1 डिग्री ऊपर जाएगा तो दिन बड़ा कर देता है, और इधर से दिन छोटा कर देगा। 2 डिग्री जाएगा दिन बड़ा करेगा, 3 डिग्री जाएगा दिन बड़ा करेगा, ऐसे डिग्री बढ़ता जाएगा। और दिन की रात धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में क्या करेगा, बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जहां सूर्य जाएगा और फाइनली रूप से सूर्य उस रेखा के ऊपर जाता ही नहीं है, उस रेखा के ऊपर उसकी प्रकाश जाती ही नहीं है। परपेंडिकुलर तिरछी प्रकाश जाएगी, लेकिन लंबवत नहीं जाएगी, तिरछी प्रकाश बस जाएगी। तो रेखा हम लोगों ने देखा कौन सा वो दिन है जहां सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में जा रहा है और वहीं जाके रुक जा रहा है। हम लोगों ने ये तय किया। तो हम लोगों को दिखा 21 जून की ये जो दिन है, इस दिन सूर्य जा रहा है, एक लाइन पे जा रहा है, और उस लाइन से ऊपर न जाके तुरंत वहीं से रिटर्न हो जा रहा है। तो हम लोग एक वहां रेखा खींच दिए, हम लोगों ने उस रेखा को नाम रखा कर्क रेखा। फिर हम लोग देखे यहाँ से सूर्य जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर इसी रेखा पे आ रहा है, भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे धीरे 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 दक्षिणायन हुआ, धीरे धीरे। तो नीचे जब जा रहा था तो नीचे भी देखे हम लोग एक ऐसा समय था जहां सूर्य उस रेखा पे गया, और उस रेखा के बाद सूर्य क्या हो रहा, उसके आगे जा ही नहीं रहा, वहीं से फिर रिटर्न हो जा रहा। तो हम लोगों ने वहां एक लाइन खींच दिया और उसका मकर रेखा नाम दे दिया। यहाँ कर्क संक्रांति की घटना घट रही थी तो कर्क रेखा दे दिया, मकर संक्रांति की घटना घट रही है, मकर रेखा दे दिया। इतनी बात समझ पा रहे हैं। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हम लोगों को क्या दिखाई दिया। अभी एक और जगह मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है वहां गोजा हो गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 21 मार्च मैंने लिखा, 21 मार्च। हम आपको 3 स्टाइल से समझाते हैं। यहाँ मैं आपको लिख दिया 23 सितंबर, 23 सितंबर लिख दिया। ठीक, 21 मार्च 23 सितंबर। इन दोनों स्थिति में सूर्य कहाँ है, विषुवत रेखा पे। मैं ये बताया
फिर यहाँ से सूर्य क्या हुआ, धीरे धीरे एक एक डिग्री आगे गया, लेकिन कुछ दूर तक गया, वहां से जाने के बाद वो ऊपर नहीं जा रहा था, वहीं से रिटर्न हो गया। यहीं से क्या हुआ, रिटर्न हो गया। तो हम लोगों ने कहा जहां से रिटर्न हो गया वहां पे एक लाइन खींच दो, तो हम लोगों ने एक लाइन खींच दिया ऐसे, उसी पे, इसके ऊपर नहीं जा रहा, वहीं से रिटर्न हो रहा। तो ये जो लाइन खींचे तो कितना डिग्री अक्षांश था, वो 23.5 डिग्री अक्षांश था। तो इस रेखा को हम लोगों ने क्या नाम दिया, कर्क नाम दिया, कर्क रेखा। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ से घूम के जब आ रहा है तो घूम के कहाँ गया, फिर इसी रेखा पे आ गया। और इस रेखा के बाद क्या हुआ, फिर एक एक डिग्री दक्षिण में जाने लगा, दक्षिण में। और एक समय ऐसा आया जिसके ऊपर नहीं और इधर नहीं जा रहा, यहीं से फिर क्या हो रहा, रिटर्न हो जा रहा, यहीं से फिर क्या हो रहा, रिटर्न हो जा रहा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया और देखा ये कितना डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश था, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश था। तो हम लोगों ने इसका नाम क्या दे दिया, मकर रेखा, मकर रेखा। देखिए इसी बात को मैं यहाँ बताने की कोशिश किया, इसी बात को मैं यहाँ बताने की कोशिश किया, तीन जगह मैं आपको बताने की कोशिश किया। कहीं कोई भी फेज आपको जरूर समझ में आ जाएगा, कोई भी फेज, बहुत अटपटा है टॉपिक है, लेकिन मैं 3 फेज में करके आपको बताया। अभी मैं बस क्या बताया कि सूर्य जो है कहाँ कहाँ जा रहा। अब सुनिए, अब कहानी सुनिए। जब 0 डिग्री से ऊपर जाता है ना, तो दिन की अवधि इस गोलार्ध में, उत्तर की गोलार्ध में बढ़ाने लगता है। और इधर दिन की अवधि क्या होता है, इधर दिन की अवधि क्या होता है, इधर घटाने लगता है। इधर की अवधि क्या होता है, इधर देखिए मैं ऐसे तीर बना रहा हूँ, यानी कि इधर जा रहा, संकोच करिए बढ़ रहा, और इधर से हो रहा तो क्या हो रहा, इधर सपोज करिए मैं प्लस प्लस लिख दे रहा हूँ, इसमें प्लस हो रहा जाते समय, और यहाँ क्या हो रहा, माइनस हो रहा। यानी कि सूर्य जब यहाँ से चल रहा है, ऐसे समझिएगा, सूर्य जब यहाँ से उत्तरायण की तरफ हुआ तो इधर दिन जो था वो बढ़ा और इधर दिन जो था वो घटा। अब दिन यहाँ बढ़ता गया, एक समय ऐसा आया कि सूर्य इससे ऊपर जा ही नहीं रहा, घूम जा रहा। तो हम लोगों ने देखा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हम लोगों को कब हो रहा, तो दिन हम लोग देखे 21 जून था। वो दिन क्या था, 21 जून था। 21 जून में उत्तरी गोलार्ध को सबसे बड़ा दिन किया। और जब उत्तरी गोलार्ध के 21 जून में सबसे बड़ा दिन करेगा, ये भाग जब सबसे बड़ा दिन में रहेगा, तो 21 जून को ही अगर पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो 21 जून को अगर यहाँ सबसे बड़ा दिन कर देगा, बहुत बड़ा दिन करेगा, तो जितना बड़ा यहाँ दिन रहेगा उतना ही बड़ा तो यहाँ रात होगा। तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा रात होगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा रात होगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, सूर्य जब रिटर्न हुआ तो दिन की अवधि जो बढ़ाया था उस अवधि को क्या किया, घटाता गया, यानी कि दिन की अवधि को घटाना शुरू कर दिया। दिन की अवधि जब घटाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे घटते सूर्य यहाँ से चला था। तो जितना दिन की अवधि यहाँ बढ़ाया था उतना ही दिन की अवधि यहाँ आके फिर घटा दिया, फिर सूर्य क्या हो गया, उसी दिन रात बराबर वाली स्थिति पा गया। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किस पे चमक रहा है, कर्क, यानी कि 21 मार्च को फिर आ जा रहा है कहाँ पे, यहाँ पे आ जा रहा है। यानी कि ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पे दिन रात बराबर की स्थिति रहती है। जा रहा है तो दिन की अवधि बढ़ा रहा है, और आ रहा है तो दिन की अवधि को घटा रहा है, और आ करके फिर दिन रात को क्या किया, बराबर कर दिया। ठीक, अब यहाँ से जब दक्षिणायन सूर्य चलेगा तो दिन की अवधि को क्या कर रहा, बढ़ा रहा, दिन की अवधि को क्या कर रहा, बढ़ा रहा। जब यहाँ दिन की अवधि बढ़ाएगा तो यहाँ दिन की अवधि क्या होगी, घटेगी, यहाँ घटेगी। अब इधर जब दिन की अवधि बढ़ने लगा, इधर घटने लगा, तो यहाँ बढ़ते लाया दक्षिणी गोलार्ध में, इससे आगे सूर्य जा ही नहीं रहा है, तो यहीं तक अंतिम बढ़ाव यहीं तक करेगा। तो जब यहाँ तक अंतिम बढ़ाव करेगा तो इस दिन को हम लोगों ने एक लाइन खींचा 23.5 डिग्री और देखा कौन सा डेट पड़ रहा, तो डेट पड़ रहा था 22 दिसंबर। तो हम लोगों ने देखा 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कर रहा है। और 22 दिसंबर को जब सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कर रहा है, तो 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध ढका रहेगा ना। जितना समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध को प्रकाश देगा उतना ही समय उत्तरी गोलार्ध ढका रहेगा ना। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में हम लोगों ने देखा सबसे बड़ा रात हुआ। यानी 22 दिसंबर को सबसे बड़ा अगर दिन हो रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा रात होगा। ठीक, अब क्या होगा, जितना प्रकाश यहाँ सूर्य बढ़ाया था फिर यहाँ से उत्तरायण हो गया, यहीं से घूम गया, और जब गया तो जितना प्रकाश यहाँ बढ़ाया, इधर आते समय बढ़ाया था
उतना ही प्रकाश जाते समय क्या किया, घटाना शुरू कर दिया, और घटा करके फिर यहाँ ला के क्या किया, दिन रात बराबर कर दिया। यानी कि 21 मार्च 23 सितंबर को क्या कर रहा, दिन रात बराबर कर दिया। जब ये 21 मार्च से ऊपर चल रहा है, जब ये 21 मार्च से, यहाँ ऐसे तीर कर लीजिएगा, तीर को जरा ऐसे कर लीजिएगा, 21 मार्च से जब ऊपर चल रहा है, मैं अभी बता दे रहा आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है, बस तीर को थोड़ा हम लोग ऐसे कर लेंगे। 21 मार्च को जब सूर्य, यहां जरा देख लेते हैं हम लोग, 21 मार्च को जब सूर्य क्या हो रहा है, यहाँ प्लस कर लीजिए, यहाँ माइनस, 21 मार्च को सूर्य जब उत्तरायण चल रहा है तो दिन की अवधि को बढ़ा रहा है, तो यहाँ सबसे बड़ा दिन कर दिया, तो यहाँ सबसे बड़ा रात करेगा दक्षिण गोलार्ध में। भाई सूर्य इधर जितना प्रकाश देगा उतना ही समय इधर अंधकार करेगा, तो यहाँ सबसे बड़ा दिन जब कर दिया तो दक्षिण गोलार्ध सबसे बड़ा रात करेगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ से सूर्य 21 जून से जब रिटर्न हो रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि को धीरे धीरे घटाते घटाते यहाँ क्या किया, 0 डिग्री पे ला दिया, फिर दिन रात बराबर कर दिया। अब दिन रात बराबर करने के बाद दक्षिणी गोलार्ध में चला, दक्षिणी गोलार्ध में जब चला तो धीरे धीरे दिन की अवधि को बढ़ाता गया। एक समय ऐसा आया वो मकर रेखा पे पहुंचा और दिन की अंतिम अवधि यहीं तक बढ़ा, क्योंकि इसके नीचे सूर्य जा ही नहीं रहा है उसका लंबवत प्रकाश। तो यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, सबसे बड़ा दिन मिल गया हम लोगों को 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। अब 22 दिसंबर के बाद क्या हो रहा है, सूर्य फिर घूम के जा रहा। अब जब घूम के जाएगा तो जितना इधर दिनवा बढ़ा रहेगा उतना दिनवा को क्या करेगा, फिर घटाना शुरू कर देगा, और जब घटाना शुरू करेगा फिर 0 डिग्री पे ला देगा 21 मार्च को, और जब 21 मार्च को ला देगा 0 डिग्री पे तो फिर दिन रात बराबर हो जाएगा। फिर उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो दिन की अवधि बढ़ाने लगेगा, दक्षिण गोलार्ध में घटाने लगेगा। 21 मार्च को सबसे बड़ा दिन करेगा तो इधर 21 मार्च को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा रात करेगा। फिर उधर से 21 मार्च से जब टहलते हुए आएगा 0 डिग्री पे आएगा, दिन की अवधि घटाते घटाते लाएगा और 0 डिग्री पे ला करके फिर दिन रात बराबर कर देगा। फिर विषुवत रेखा से जब दक्षिणायन चलेगा तो धीरे धीरे दिन की अवधि को क्या करेगा, बढ़ाता जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को यार सबसे बड़ा दिन कर देगा, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को रात कर देगा सबसे बड़ा। फिर 22 दिसंबर से रिटर्न होकर उत्तरी गोलार्ध में जाए, विषुवत रेखा की तरफ जाएगा और विषुवत रेखा पे जाकर फिर दिन रात बराबर कर देगा। इतनी बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, जरा हमें बताइएगा। मैं आपको वही बात यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था। 21 जून को फिर सुनिएगा बातों को, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा से 0, एक बात ये याद रखिएगा, 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य क्या हो रहा, तो विषुवत रेखा पे लंबवत चमक रहा, दिन रात बराबर कर रहा। यहाँ से 21 मार्च से उत्तरायण हुआ तो दिन की अवधि को बढ़ा दिया और 21 जून को सबसे बड़ा दिन किया और दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा रात किया। फिर 21 मार्च जून से क्या हुआ, दक्षिणायन हुआ और ला दिया कहाँ पे, 0 डिग्री पे जहां से चला था। तो इधर चलने में जितना दिन बढ़ाया था उतना दिन इधर क्या किया, घटा दिया, यानी फिर दिन रात क्या किया, इस पे बराबर कर दिया। फिर यहाँ से दक्षिणायन जब चलेगा तो दिन की अवधि को क्या कर रहा, बढ़ाता जा रहा है, दिन की अवधि को बढ़ाता जा रहा है और दिन की अवधि को ला दे रहा बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पे, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या कर रहा, सबसे बड़ा दिन कर दे रहा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात कर दिया। फिर यहाँ से सूर्य चला जाओ, सूर्य जब चलेगा, सूर्य चला तो जितना दिन इधर से बढ़ाते हुए लाया था उतना दिन 0 डिग्री तक ले जाते क्या करेगा, घटा देगा, फिर इस पे दिन रात बराबर होने लगेंगे। यही बात मैं बता रहा था, यानी दिन रात बड़ा और छोटा क्यों हो रहे हैं, ये सूर्य के लंबवत प्रकाश के वजह से हो रहे हैं। अब एक बात देखें, यहां मैं लेता हूं 23.5 के ऊपर, यहां मैं लेता हूं एक और लाइन 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ये कौन सा रेखा भाई, तो कहेंगे आर्कटिक रेखा, यहाँ मैं बनाया था ना। और इसके नीचे मैं एक और लाइन लेता हूँ 66.5 डिग्री, 66.5 साउथ। ये कौन सा है भाई, तो कहेंगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और इसके नीचे क्या देखेंगे, इसके नीचे क्या देखेंगे, इसके नीचे हम लोगों को पोल मिलेंगे, ध्रुव मिलेंगे। इसके बाद क्या मिलेगा, पोल मिलेगा, ध्रुव मिलेगा, ठीक। और ये मान लीजिए यहाँ से एक वृत्त था, एक वृत्त हो गया, यानी कि ये पोल हो गया। इसकी बात मैं कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ। अब जरा देखिएगा, सूर्य का जो प्रकाश है जब यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है जब, तो यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश चलता है तो इधर दिन की अवधि को बढ़ाता है। तो जब यहाँ सूर्य का प्रकाश 23.5 पे आता है तो इसका तिरछा प्रकाश यहाँ तक काम करता है, ठीक। यानी ध्रुवों पे उजाला रहता है। जब यहाँ से चलना शुरू कर देता है तो ये ध्रुवों पे उजाला देना शुरू कर देता है। तो यहाँ से चलता है तभी से उजाला देगा, 1-1 डिग्री चलता गया, यहाँ उजाला देता गया, तिरछा प्रकाश का उजाला देता गया। फिर रिटर्न भी होता रहेगा तो भी यहाँ उजाला रहेगा।
जब ये 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा तब यहाँ उजाला क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्यों? अब 0 डिग्री से 1 डिग्री इधर बढ़ा, इधर बढ़ा, इधर बढ़ा, इधर बढ़ा, तो उजाला कहाँ देने लगेगा, उजाला ये दक्षिणी ध्रुव पे देने लगेगा। जैसे यहाँ से 1 डिग्री आएगा, दक्षिणायन होगा सूर्य, वैसे उजाला दक्षिणी ध्रुव पे देना शुरू कर देगा। अब बढ़ता चलाएगा चलाएगा चलाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न होके जाएगा जाएगा, यानी आने में और जाने में इसको आ रहा तो भी यहाँ प्रकाश दे रहा, जा रहा जब तक यहाँ नहीं पहुंच रहा तो भी प्रकाश दे रहा। तो और इधर क्या हो रहा है, इधर से जब इधर जा रहा है तो भी प्रकाश यहाँ दे रहा, और यहाँ से रिटर्न हो रहा, इधर हो रहा तो भी यहाँ प्रकाश दे रहा। तो यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ आने में बताइए कितना समय लगा। मार्च से लेकर जून तक 3 माह हुआ, मार्च से लेकर जून तक कितना हुआ, 3 माह, और जून से लेकर यहाँ सितंबर तक कितना महीना होगा, 3 महीना। तो 3 महीना और 3 महीना जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 महीना। यानी उत्तरी गोलार्ध में कितना मिल रहा, 3 महीना प्लस 3 महीना यानी कि 6 महीना मिला। तो 6 महीने तक सूर्य कहाँ चल रहा, उत्तरी गोलार्ध में रह रहा है। तो जब तक इधर रहेगा तब तक ये ध्रुव उजाला में रहेंगे, लेकिन ये ध्रुव किस में रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे। यानी कि जब तक सूर्य उत्तरायण में है तब तक दक्षिणी ध्रुव क्या है, अंधकार में है। तो उत्तरी ध्रुव क्या हो रही है, प्रकाश में हो रही है, यानी कि यहाँ दिन होगा और यहाँ रात होगा। यानी कि यहाँ जब तक सूर्य उत्तरायण रहेगा तब तक यहाँ दिन रहेगा। तो 6 महीना उत्तरायण है तो 6 महीना यहाँ क्या होगा, 6 माह यहाँ दिन होगा, और यहाँ 6 माह क्या होगा, रात होगा। अब सूर्य जब यहाँ से दक्षिणायन होगा तो देखिए जब इधर से यहाँ जब तक इधर रह रहा है तब तक यहाँ उजाला देगा, यहाँ अंधेरा। तो देखिए सितंबर से लेके दिसंबर तक कितना महीना हो रहा है, 3 महीना, और दिसंबर से लेके मार्च तक कितना महीना हो रहा है, 3 महीना। तो 3 धन 3 जोड़ दीजिए फिर से, 3 धन 3 बराबर 6, यानी कि 6 महीना सूर्य कहाँ है, 3 धन 3 अगर यहाँ हम जोड़ते हैं तो मिलता है हमको 6 माह। तो 6 महीना सूर्य किधर चल रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में चल रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में चल रहा है, इसका मतलब सूर्य का जो प्रकाश होगा वो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पे पड़ेगा, लेकिन उत्तरी ध्रुव अंधकार में रहेगा। तो जब अंधकार में रहेगा तो यहाँ 6 माह की क्या होगी, रात होगी, और यहाँ 6 माह का क्या होगा, दिन होगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। जब तक उत्तरायण है तब तक उत्तरी गोलार्ध को तिरछा प्रकाश दिया, उत्तरी ध्रुव को, तो 6 महीने तक ये उत्तरायण रह रहा, 6 महीने यहाँ दिन करेगा, यहाँ रात कर देगा, क्योंकि यहाँ तिरछी प्रकाश नहीं आ रही। फिर जब तक ये दक्षिणायन में रहेगा तब तक दक्षिणी ध्रुव को देगा प्रकाश, उत्तरी ध्रुव अंधकार कर देगा। तो 6 महीने दक्षिणायन रह रहा है तो 6 महीने यहाँ दिन चमकाएगा, यहाँ रात कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। दिन रात बड़ा छोटा काहे होता है, पृथ्वी की गतियां क्या होती है, 6 माह के दिन और 6 माह की रात क्या होती है। इन्हीं मुद्दों को मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि परीक्षा में एग्जामिनर आपसे कैसे पूछेगा। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेके कुछ अपने भाषा में समझना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाकी मैं लिखने की खेल शुरू कर देता हूँ। बातों को समझ पाए होंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, बातों को समझ पाए होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश किया कि आप समझ जाएं बातों को अच्छे से। अब हम लोग परीक्षा में कैसे पूछेगा उस मुद्दे पे करते हैं चर्चा। तो सबसे पहली बात हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या घटना घट रहा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या घटना घट रहा। तो यहाँ हम लोग तीर बना बना के लिखते चलेंगे। यहाँ घटना क्या घटित हो रहा। सबसे पहली घटना यह घटित हो रहा है कि सूर्य लंबवत चमक रहा, सूर्य लंबवत चमक रहा है। और दूसरी बात यहाँ क्या देखा जाएगा, दूसरी घटना यहाँ क्या बताया हूँ घट रहा है। यहाँ जब 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य लंबवत चमकता है तो यहाँ पे दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी बात लिखिएगा इसकी खासियत। फिर यहाँ तीसरी खासियत क्या हो रहा है, जब सूर्य वहां रह रहा है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इन दोनों स्थितियों को हम लोग क्या कहते हैं, सम दिन रात कहते हैं, या इसको हम लोग एक भाषा में बोलते हैं, इन दोनों स्थितियों को हम लोग बोलते हैं विषुव बोलते हैं। इन दोनों स्थितियों को क्या बोलते हैं, विषुव बोलेंगे, विषुव या सम दिन रात कहते हैं, सम दिन रात कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, विषुव या सम दिन रात कहते हैं। फिर इसमें और हम लोगों को इससे 21 मार्च 23 सितंबर से परीक्षा की नजर में क्या जानना है। तो जो 21 मार्च की स्थिति होती है
जो 21 मार्च की स्थिति है, 21 मार्च की स्थिति है, इस 21 मार्च की स्थिति को हम लोग स्पेशल एक नाम से जानते हैं, वो हम लोग बोलते हैं बसंत विषु। और 21 मार्च की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? बसंत विषु कहते हैं। बसंत ऋतु का आगमन आ गया, विषु, ठीक। और 23 सितंबर की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? 23 सितंबर की स्थिति को, सितंबर की स्थिति को हम लोग बोलते हैं शरद विषु, शरद विषु बोलते हैं। इतनी बात को आप विषु बोलते हैं। इतनी बात को आप 21 मार्च और 23 सितंबर से रिलेटेड करके याद रखेंगे परीक्षा के नजर से। इन दोनों के बारे में हम आपको बता दिया। अब मैं बताने चल रहा हूँ आपको 21 जून के बारे में, फिर बताऊंगा 22 दिसंबर के बारे में। अब हम बताने चल रहे हैं आपको 21 जून के बारे में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ 21 जून के बारे में, करता हूँ आपसे बातचीत। क्या 21 जून को घटना हमने समझाते समय बताया है, घटित हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं 21 जून की स्थिति। 21 जून की स्थिति क्या है, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहली बात ये देखेंगे, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है। पहली खासियत देखेंगे। दूसरी बात क्या देखेंगे, 21 जून को जब कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा है तो 21 जून की स्थिति को क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग बोलते हैं, यह स्थिति ग्रीष्म अयनात कहलाती है। यह स्थिति ग्रीष्म अयनात कहलाती है। ग्रीष्म अयनात कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु का अभी आगमन कर रहे हैं साहब। फिर उसके बाद क्या होगा? 21 जून की घटना ग्रीष्म अयनात की घटना कहला रही है। उसके बाद 21 जून को जो है, 21 जून की जो स्थिति है, इस समय कर्क संक्रांति की घटना घटित हो रही है। कहेंगे 21 जून की स्थिति को, 21 जून को की स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति कहलाता है। और फिर 21 जून को और क्या घटना घटित हो रहा है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे चमक रहा है, ग्रीष्म अयनात कहला रहा है, कर्क संक्रांति कहला रहा है। और 21 जून को सूर्य क्या कर रहा है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे बड़ा रात होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहेंगे, क्या होगा? तो कहेंगे सबसे बड़ा रात होगा। यानी एक बात और हम लिखते हैं, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होगा, सबसे बड़ा रात होगा। इतनी बातों को आप 21 जून से रिलेटेड करके आपको बताना है। और अगर आपसे कोई पूछेगा, एक बात और नोट कर लिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होगी? तो कहिएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात होगी। कैसे रात होगी भाई, जरा देख लीजिएगा। 21 जून को मान लीजिए, 21 जून को सूर्य क्या हो रहा है? सबसे बड़ा दिन कर दिया, सबसे बड़ा उत्तरी गोलार्ध में दिन कर रहा है। तो दिन कितने घंटे का होता है भाई? 24 घंटे का होता। दिन रात 24 घंटे का होता। अब मान लीजिए 12 घंटे का दिन है, इसमें से 12 घंटा क्या है? 12 घंटा दिन है और प्लस 12 घंटा रात है। अब दिन क्या किया? बड़ा कर दिया। मान लीजिए 12 की जगह 14 घंटा कर दिया। तो रात कितना होगा? 10 घंटे का होगा। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अगर बढ़हन दिन कर देगा तो रतिया छोट होगा ना, क्योंकि दिनवा तो 24 घंटा का होता है। तो एक बात ये भी याद रखिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा रात करता है। ये बात आपको याद रखना। इतनी बात आप 21 जून से रिलेटेड याद कर लीजिएगा। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और मैं आपको बताता हूँ 22 दिसंबर के बारे में स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
अब हम लोग देखते हैं 22 दिसंबर की स्थिति को देख लेते हैं, क्या है 22 दिसंबर की स्थिति। तो 22 दिसंबर की स्थिति को हम लोग यहीं लिख लेते हैं, यहीं पे 22 दिसंबर की स्थिति। अब हम लोग 22 दिसंबर की स्थिति को देखने चल रहे हैं। हम इसको बता दिए, इसको बता दिए, ये बता दिए, अब ये वाली स्थिति को बताने चल रहे हैं। तो 22 दिसंबर को सूर्य कहेंगे, सबसे पहली बात यही लिखते चलेंगे हम। 22 दिसंबर को सूर्य जो है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता, मकर रेखा पर लंबवत चमकता, ये बात हम लोग जानेंगे, चमकता। दूसरी बात यहाँ क्या लिखे, इस स्थिति को ग्रीष्म अयनात कहते हैं, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, शीत अयनात कहलाएगी, ठंडे मौसम वाले। यहाँ हम लोग लिखेंगे यह स्थिति, यहाँ क्या लिखे थे, यह स्थिति शीत अयनात कहलाता है, अयनात कहलाता है, ठीक कहलाता है। यहाँ पे कौन सी घटना घट रही है, 21 जून को कर्क संक्रांति, तो यहाँ कौन सा घटेगा, मकर संक्रांति। तो लिखेंगे 21 जून को मकर संक्रांति की घटना घटित होता, मकर संक्रांति की घटना घटित होता, या ऐसे लिखेंगे 21 स्थिति मकर संक्रांति कहलाता, 21 जून की स्थिति मकर संक्रांति कहलाता, या घटना घटित होता या घटना कहलाता, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं 21 जून को मैंने बताया कर्क संक्रांति थी, मकर संक्रांति, बिल्कुल इसी से जोड़ के पढ़ना हम लोगों को। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो यहाँ 22 दिसंबर को क्या, 21 जून यहाँ लिख दिया क्या, यहाँ 22 दिसंबर लिखना हम लोगों को, 22 दिसंबर लिखना। तो यहाँ हम लोगों को अगली बात क्या देखना, जो वहां है उसी का अपोजिट लिखना हम लोग। यहाँ मैंने चौथी बात क्या लिखा, चौथी बात एक यही लिख दिया, दूसरे में इसको डाल दिया, तीसरा जो था यहाँ वो हो गया, चौथा में हमने लिखा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो यहाँ लिखेंगे 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, बड़ा दिन होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे बताया कि 22 दिसंबर को जब सबसे बड़ा यहाँ दिन हो रहा है, तो 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा रात होगा। तो ऊपर से कुछ बातों को मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर से कुछ बातों को, इसको आप लिख लीजिएगा, ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ 21 जून की स्थिति लिखा था, ऊपर से मैं कुछ बातों को मिटा रहा हूँ। हम लोगों को अभी क्या देखना है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो ये बताइए, जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होगा, सबसे बड़ा रात होगा। इस बात को याद रखिएगा। और 22 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो रहा है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में रात कैसा होगा, छोटा होगा। जब बड़ा दिन होगा तो रात तो छोटा ही होगा। तो अगली बात हम लोग जानेंगे, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा रात होगा, सबसे छोटा रात होगा। इतनी बातों को आपको रिलेटेड याद करना है। फिर हम लोगों को नोट करके एक चीज लिख लेना है, नोट करके ये लिखना है कि जब तक सूर्य उत्तरायण रहेगा, तो उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य उत्तरायण रहेगा, सूर्य के उत्तरायण रहने तक उत्तरी गोलार्ध में 6 माह का दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में 6 माह की, इसको जरा लिख लीजिएगा, इसको भी मैं मिटा रहा हूं। दक्षिणी गोलार्ध में
इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद इसको लिख लीजिए। हो सकता है 2 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आए, बहुत ही घुमावदार है। सूर्य के उत्तरायण रहने तक उत्तरी गोलार्ध में 6 माह का दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में 6 माह का क्या होगा, माह का रात होगा, रात होगा। क्या लिखे, उत्तरी गोलार्ध लिखे क्या, यहाँ उत्तरी ध्रुव लिखिएगा, और यहाँ क्या लिखा मैंने, दक्षिणी गोलार्ध लिखा, तो यहाँ दक्षिणी ध्रुव लिखिएगा, ध्रुव लिखिएगा। गोलार्ध कहेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा वहाँ। फिर नोट नंबर 2 देखते हैं। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या कहते हैं, सूर्य जब दक्षिणायन होगा, मैंने बताया था आपको गोला बना के, जब तक इधर रहा तो 3 महीना इधर दौड़ रहा, 3 महीना आधे में, अरे मार्च यहाँ था, जून यहाँ था, तो मार्च से जून, अप्रैल मई जून 3 महीना, और फिर जून के बाद चला जून जुलाई अगस्त सितंबर में यहाँ आ जा रहा, तो 3 महीना इधर रहेगा, तो यहाँ 6 महीना अंधेरा, यहाँ 6 महीना उजाला। फिर यहाँ से यहाँ जब चल रहा है तो 3 महीना, इसको सितंबर से लेकर दिसंबर तक 3 महीना, और दिसंबर से लेकर मार्च तक 3 महीना, 6 महीना ये इधर रह रहा है। तो जब इधर रहेगा तो यहाँ दिन होगा, यहाँ रात होगा। यही तो मैं लिख रहा हूँ और यही वहां बताया हूँ समझा के। कोई बड़ी समस्या की बात ना है, थोड़ा समझेंगे कॉन्सेप्ट तो सब समझ में आएगा। फिर लिखेंगे सूर्य के दक्षिणायन, सूर्य के दक्षिणायन, दक्षिणायन, सूर्य के दक्षिणायन रहने तक दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन, 6 माह का दिन तथा उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का रात, 6 माह का रात होगा। इतनी बातों को आपको याद रखना है, पृथ्वी की गतियां चैप्टर से संबंधित, और जितना मैं लिखा हूं इसको तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, इतनी बातों को। अब हम एक कॉन्सेप्ट और आपको छोटा सा बताता हूं। जैसे अपभू और उपभू, सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा को लेके घटना घटित हो रहा था, ऐसे सूर्य और पृथ्वी को लेके अपसौर और उपसौर की घटना घटित होता। तो जरा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए इसको। और मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सूर्य और पृथ्वी से संबंधित बातों को, जैसे हम लोग वहां जाने थे। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य जी हैं, यहाँ पे सूर्य जी हैं, और इनके चारों ओर पृथ्वी देवी जी चक्कर काट रही हैं। इनके चारों ओर पृथ्वी देवी जी अंडा जैसे हैं, ये चक्कर काट रही हैं, ये चक्कर काट रही हैं, थोड़ा ज्यादा पास हो जा रही हैं ये, और ये थोड़ा ज्यादा दूर हो गई हैं, तो इनको थोड़ा पास कर लीजिए। पृथ्वी चूंकि ऐसे है, लब्धवत गोलार्ध है, ऐसे कुछ करके है, इसीलिए एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी और सूर्य जो होंगे, पृथ्वी और सूर्य वो दूर दूर यहाँ नजर आएंगे, यहाँ पे दूर दूर नजर आएंगे। और ये केस जब होगा तो पास पास नजर आएंगे। ये दोनों केस में क्या हो रहा है, पास पास नजर आएंगे। ये केसेस में क्या होंगे, दूर दूर नजर आएंगे। तो पास पास दूर दूर से संबंधित घटना घटता है। जब पृथ्वी और सूर्य निकटतम होते हैं तो इसको कहा जाता है उपसौर। जब ये निकटतम होंगे तो इस निकटतम को क्या घटित घटना होगी, उपसौर की घटना घटित होती है। और ये सामान्यतः 3 जनवरी को घटता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर 3 जनवरी को घटा, जरूरी नहीं है कि हर 3 जनवरी को घटा, क्योंकि पृथ्वी जो है 365 से 1/4 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करती है, तो ये दिन घटता बढ़ता रहता है। अब ये जब जो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी जब दूर दूर होते हैं, तो उसको कहा जाता है अपसौर, उसको अपसौर कहा जाता है। और ये सामान्यतः 4 जुलाई को घटित होता है, लेकिन जरूरी नहीं है 4 जुलाई को ही घटित होगा। तो इसको नोट करके हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। कैसे सवाल पूछेगा तो लिख लेंगे ऐसे, सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है, सूर्य पृथ्वी के निकटतम दूरी पर होंगे, सूर्य एवं पृथ्वी, सूर्य एवं, यहाँ एवं लिख लीजिएगा, सूर्य एवं पृथ्वी निकटतम दूरी पर होंगे, निकटतम दूरी पर होंगे, तो इसे उपसौर की घटना कहा जाता है, उपसौर की घटना कहा जाता है, जो
सामान्यतः 3 जनवरी को घटित होता है। 3 जनवरी को घटित होता है। ठीक। और इसी तरह से एक और नोट करके लिख लीजिएगा आप, एक और नोट करके लिख लीजिएगा। उसमें क्या लिखेंगे? उसमें लिख लीजिएगा कि जब सूर्य एवं पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होंगे, सूर्य एवं पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होंगे, तो इसको क्या घटना घटित होगा भाई? तो इसे अपसौर की घटना कहा जाता है, जो सामान्यतः 4 जुलाई को घटित होता है। 4 जुलाई को घटित होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अपसौर और उपसौर से संबंधित इस बात को याद रखिएगा। पृथ्वी से गति से संबंधित मैंने आपके सारी बातों को बता दिया कि पृथ्वी पे दिन रात कैसे बड़ा छोटा हो रहे हैं, 6 महीने के दिन 6 महीने की रात कैसे हो रही है, पृथ्वी की गति क्या होती है, अपसौर क्या होते हैं, उपसौर क्या होते हैं, कब घटना घटित होते हैं, मैंने सारी बातों को बता दिया। और आशा करता हूँ कि आप समझे भी होंगे, और नहीं समझे होंगे तो ये थोड़ा टिपिकल है, तो इसको कोशिश करिएगा 2 से 3 बार बातों को थोड़ा आराम से सुनिएगा, वीडियो को रोक के सुनिएगा। हो सकता है आप सही से समझ पाए, क्योंकि इसको बड़े ही आसान लफ्जों में मैं आपको बताया हूँ। तो मैं आपसे अब अगली क्लास में फिर मिलता हूँ। अभी फिलहाल के लिए लेता हूँ इजाजत। आप लोग थोड़ा मेरे चैनल के लिए काम करें साहब लोग, मेरे चैनल को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराते रहें। आप लोगों की से उम्मीद और आशा को लेकर मैं बहुत ही इच्छुक हूँ कि आप लोग कब हमारी इस आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। तो थोड़ा मेरी भी मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लोग ऐसा कुछ काम करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो लेता हूँ आपसे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय, बेस्ट ऑफ लक।